बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौले बिल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2013 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है उसको करने जा रहे हैं। और होप आपके एग्ज़ाम भी बिल्कुल करीब ही हैं, तो इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल भी रहेगा ये लेक्चर। और प्रीवियसली जो 2020 कैम्ब्रिज स्पेसिमेन पेपर से लेके 2013 अगर हम देखें जो मैं करा रहा हूँ अभी, ये तो विंटर है लेकिन समर का पेपर भी आपको मिलेगा, तो विंटर समर दोनों के पेपर मिलेंगे। बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स हैं एग्ज़ाम के, तो प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ इन योर एग्ज़ाम। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर एग्ज़ाम। हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स इन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? के कंप्यूटर का जो बेनिफिट है वो क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के अंदर? तो एनी वन विद द कंप्यूटर कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, के ए चॉइस के एनी वन विद द कंप्यूटर कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर वो पूछता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में और इसी किस्म की बातें करता है। तो ये प्रीवियसली भी मैंने बताया है, मैं रिपीट करता हूँ कि कंप्यूटर होने का मकसद ये नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें, बल्कि राइट की बात होती है कि जिनको ये अथराइजेशन दी हुई होती है कंपनी की तरफ से, वो लोग सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस कंप्यूटर से रिलेट नहीं करती बल्कि अथराइजेशन से रिलेट करती है कि जिसको हम अथराइज करेंगे वो जाके वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। तो इट इज़ इनकरेक्ट। इट इज़ चीप टू इंस्टॉल, के पैसे कम लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े जैसे ओरेकल हो गया, सेप हो गया, तो मिलियंस लगते हैं इसको इंस्टॉल करने पे। ये चीप नहीं होता, तो ये भी इनकरेक्ट है। लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर मैनुअली आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन को लिखना और जितना बड़ा बिजनेस है उसकी इंफॉर्मेशन को लिखना, बेवरेज कंपनी है, मल्टी मिलियंस जो है वो बोटल्स बिक रही होती हैं, या जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से जो बिज़नेस ताल्लुक़ रखते हैं, यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स है, वो उसकी तो क्वांटिटी बिल्कुल इतनी होती है कि आप काउंट नहीं कर सकते। तो डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स के, तो उसको अगर मैनुअली हम लिखने जा रहे हैं, उसकी सेलिंग को, उसकी परचेजिंग को, तो और तमाम रिकॉर्ड कस्टमर का रखना, सप्लायर का रखना, पेमेंट्स क्या करी, तो इट्स ए वेरी कम्बरसम वर्क। और पहले जब कंप्यूटर नहीं था तो उस वक्त रजिस्टर्स जो है वो भरे भरे होते थे और मिस्टेक का चांस भी था, फ्रॉड के चांसेस भी थे। तो कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन की मदद से आप इंफॉर्मेशन जो लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो राइट चॉइस है वो आपकी सी है। स्टाफ रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, बात तो सही है, लेकिन बेनिफिट की बात वो कर रहा है, तो ट्रेनिंग की बात है कि अब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो आप यूज़ कैसे करेंगे। तो बात सही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो राइट चॉइस है वो आपकी सी है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आते हैं। जफ़र रिटर्न गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम खालिद। जफ़र ने माल वापस कर दिया जो ख़रीदा था खालिद से। हाउ वाज दिस रिकॉर्डेड इन जफ़र्स बुक? जफ़र की किताबों में ये किस तरीके से रिकॉर्ड होगा? तो जफ़र क्या करेगा, जफ़र ने माल वापस कर दिया तो वो एक तो सप्लायर को खालिद के अकाउंट को डेबिट कर देगा और परचेजेस रिटर्न को क्रेडिट करेगा, क्योंकि लाइबिलिटी जो है वो डेबिट हो जाएगी। ये पैसा उसे खालिद को नहीं देना है, माल वापस कर दिया तो लाइबिलिटी डेबिट, और परचेज रिटर्न जो है उसको क्रेडिट करेगा। इत्तेफाक से चॉइस ए के अंदर उसने यही लिखा है कि खालिद के अकाउंट को डेबिट किया है। अकाउंट टू बी डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? खालिद के अकाउंट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी कम हो रही है, और परचेजेस रिटर्न जो है उसको क्रेडिट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो राइट चॉइस है वो फिर आपकी ए चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इन विच बुक इज़ अ क्रेडिट नोट फ्रॉम ए सप्लायर एंटर्ड? इन विच बुक, किसकी किताबों के अंदर इज़ ए क्रेडिट नोट फ्रॉम ए सप्लायर, सप्लायर से जो क्रेडिट नोट आया है वो एंटर्ड होगा? किस किताब के अंदर होगा? तो किस किताब के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? अगर क्रेडिट नोट आपको दिया है किसी सप्लायर ने तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? क्रेडिट नोट का मकसद है कि आप क्या करेंगे, आप सप्लायर को डेबिट करेंगे। आपने आपका सप्लायर था, आपने उसे माल वापस किया, उसके लिए वो रिसीवेबल था, उसने क्या एंट्री पास करी, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और अकाउंट रिसीवेबल आपके अकाउंट को उसने क्रेडिट किया और क्रेडिट नोट आपको भेज दिया। तो क्रेडिट नोट जब आपके पास आएगा तो आप उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न जो है उसको क्रेडिट करेंगे। ये परचेजेस रिटर्न जो है जिस किताब के अंदर रिकॉर्ड होता है, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल एंट्री, वो परचेजेस रिटर्न जर्नल होता है कि जितनी भी आपने क्रेडिट माल ख़रीदा होता है जब उनको वापस करते हैं तो वो परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं।
तो ये जो क्रेडिट नोट आया है तो फिर आप डेबिट नोट इशू करेंगे, और डेबिट नोट बल्कि आपने इशू कर दिया होगा जब भी आपको ये क्रेडिट नोट मिला है। और जब जैसे ही क्रेडिट नोट मिला तो आप ये किस किताब के अंदर रिकॉर्ड होगा, परचेजेस रिटर्न जर्नल के अंदर आप इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी राइट चॉइस बी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं, सबीना बॉट गुड्स फ्रॉम यास्मीन। सबीना ने यास्मीन से $150 का माल खरीदा एंड रिसीव्ड 10% ट्रेड डिस्काउंट, और 10% ट्रेड डिस्काउंट जो है वो उसको मिला। ट्रेड डिस्काउंट, आई हैव बिन टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो किताबों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता, बल्कि हम क्या करते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ इनवाइस के ऊपर शो करते हैं। जैसे जब इनवाइस बनाई होगी, सबीना ने माल खरीदा है यास्मीन से, तो यास्मीन जब क्या करेगा, हाउ शुड यास्मीन रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, कि यास्मीन इसको अपने पास कैसे रिकॉर्ड करेगी। तो यास्मीन जब सेल्स लिखेगी वहाँ पे तो $150, और इसमें से लेस होगा इनवाइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, अगर 10% आप निकालें तो 15 आ जाएगा, 15 को माइनस करें तो 135 आएगा। 135 क्या एंट्री पास होगी इसकी कि सबीना ने माल ख़रीदा, तो सबीना के अकाउंट को वो डेबिट करेगा, और सबीना के अकाउंट को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करेगा। देखें, अगर यास्मीन, लेट सपोज कि यू आर यास्मीन, आपने अगर सबीना को माल बेचा क्रेडिट के ऊपर और वो $150 का था, $150 से $150 से आपने क्या करा कि $150 से आपने 15 का जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको माइनस कर दिया, तो $135 जो बनते हैं उसको एक्चुअली आप रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री क्या पास होगी, सबीना ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे। चॉइस सी अगर आप देखें तो यही लिखा हुआ है कि सबीना को डेबिट करके आपने सेल्स को क्रेडिट किया $135 से। तो राइट चॉइस आपके क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आते हैं, विच इज़ बोथ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड ए लेजर अकाउंट। कौन सी किताब ऐसी है जो साइमल्टेनियसली प्राइम एंट्री भी है, प्राइम एंट्री की बुक भी है और लेजर भी है। आपको पता है कैश बुक के, ये सवाल भी एग्जामिनर का फेवरेट है, टाइम एंड अगेन पूछता है, हो सकता है इस दफ़ा भी एग्जाम में आ जाए कि देखिए कैश बुक जो है वो क्या होती है, वो बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी होती है, प्राइम एंट्री भी होती है, और साइमल्टेनियसली उसमें कैश और बैंक का लेजर भी बन रहा होता है। आपको याद होगी कैश बुक क्या होती है कि कैश बुक की डेबिट साइड होती है और कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है। जो डेबिट साइड है इसके अंदर एक तो डिस्काउंट अलाउड जो है ये आता है, एक कैश आता है, एक बैंक आता है। ऐसे ही क्रेडिट के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, कैश होता है और बैंक होता है। तो ये कैश और बैंक का लेजर एक तरीके से बन रहा होता है कि इसकी डेबिट साइड भी बन रही है और क्रेडिट साइड भी है, तो साइमल्टेनियसली इसमें रिकॉर्डिंग भी करते हैं और ये लेजर भी होता है। इसीलिए इसने पूछा है कि विच इज़ बोथ ए बुक ऑफ प्राइम एंट्री की किताब भी है एंड ए लेजर अकाउंट, तो ये कैश बुक है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी राइट चॉइस ए है, और इसको याद रखिएगा, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। LWS लिमिटेड एक्सपेक्ट टू हैव ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस लास्टिंग फॉर 1 मंथ, के उसको एक्सपेक्ट ये है कि 1 महीना उसका फाइनेंशियल क्राइसिस का होगा, पैसे उसके पास नहीं होंगे और देयर इज़ ए फाइनेंशियल क्राइसिस के प्रॉब्लम्स है। विच टाइप ऑफ फाइनेंस शुड बी अरेंज, किस किस्म का फाइनेंस जो है शुड बी अरेंज करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए तो फिर आप तो बैंक लोन ले लें, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको पैसा चाहिए तो एक फैसिलिटी होती है, उसे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक आपको अलाउ करता है कि आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उससे एक सर्टेन लिमिट के अंदर आप पैसे ज़्यादा निकलवा सकते हैं। इस पर इंटरेस्ट रेट नॉर्मली कम होता है, तो इंटरेस्ट रेट भी आपको कम पड़ेगा। बैंक लोन अगर आप लेते हैं तो वो एक लंबे पीरियड के लिए लेंगे, उस पर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस हैं तो उसके अंदर आप बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को अवेल कर लें। बाकी ये बैंक लोन है लॉन्ग टर्म के लिए, इशू ऑफ डेवेंचर के ऊपर आपको फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इशू ऑफ शेयर कैपिटल तो फिर कैपिटल का इंजेक्शन है। तो ये तीनों छोड़ के अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इज़ द राइट चॉइस। तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो राइट चॉइस है वो बी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, बैंक स्टेटमेंट छोड़े बैलेंस एट बैंक $3,200 के बैंक स्टेटमेंट जब आया तो उसने बताया कि $3,200 का बैलेंस है। द वैल्यू ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स वाज $1,200। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हैं, अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो आप अपने सप्लायर्स को इशू करें, लेकिन सप्लायर्स अभी तक बाहर टहल रहे हैं और घूम रहे हैं, वो अभी तक आए नहीं है बैंक में। तो जब बैंक में नहीं आया तो ये पैसा भी बैंक से नहीं निकला है अभी तक।
एंड वैल्यू ऑफ अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट का मकसद है कि आपने कुछ पैसा बैंक के अंदर जमा कराया, लेकिन वो किसी वजह से बैंक के अंदर जमा नहीं हो सकता है लास्ट डे का डिपॉजिट हो सकता है कि कोई और रीज़न हो, लेकिन ये जमा नहीं हुआ बहरहाल बैंक में। व्हाट वाज द डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक, ये बताएं कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस कितना था। कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मकसद आप समझ रहे हैं कि बैंक में आपका पैसा कितना था। तो देखिए बड़ा सिंपल है, $3,200 है। हम एज्यूम करते हैं कि ये दो चीज़ों के अलावा बाकी हमारा और बैंक का स्टेटमेंट जो है वो टाईबैक था। तो ये $3,200 में से लेस कर दें अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक्स को क्यों लेस करेंगे, इसलिए कि आज ये पैसा नहीं निकला है, लेकिन हम तो अपनी कैश बुक से निकाल चुके हैं इसको। तो हम एज्यूम करते हैं बैंक से भी निकाल देते हैं इसको। ये है $1,200, इसको माइनस कर दें अनप्रेजेंटेड चेक्स को। $3,200 था, 1,200 हम अपनी कैश बुक से निकाल चुके हैं, तो बैंक के बैलेंस से भी निकाल दें। और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट जो था ये जमा नहीं हुआ है बैंक के अंदर, तो इसको जमा कर लें अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। तो ये कितना है, ये है आपका $700। इसको आपने करा तो $2,700 आता है, और $2,700 चॉइस बी के अंदर आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यू कैन सेफली से कि आपकी जो राइट चॉइस है वो बी चॉइस है। और बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। बैंक का बैलेंस $3,200 था। कुछ चेक्स ऐसे थे जो हम अपनी कैश बुक से निकाल चुके हैं, तो उसे बैंक से भी निकालते हैं, ताकि बैंक का बैलेंस आपकी कैश बुक के, आपको असल में कैश बुक के बैलेंस पर पहुंचना है। तो बैंक से ये पैसा नहीं निकला, आपने अपनी कैश बुक से निकाल दिया है, तो आप भी माइनस कर दें उसको। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट एक आपने कराया हुआ था, आपके पास डिपॉजिट है कैश बुक में, बैंक के पास नहीं है, तो जमा कर लें उसे उठा के, ताकि दोनों बैलेंस इक्वल आ जाएं। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। तो 7 की बी चॉइस हो गई। 8 के अंदर आते हैं, विच जर्नल एंट्री रिकॉर्ड्स द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर $10,000 टू ए सोल ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट। कि विच एंट्री जर्नल एंट्री रिकॉर्ड द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर। 10,000 का प्रॉफिट आया है, इसको सोल ट्रेडर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया है। तो सोल ट्रेडर के अगर कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री पास करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट आया तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दें, और प्रॉफिट जब कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो उसको क्रेडिट कर दें। तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट आप करेंगे क्योंकि क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट वहाँ पे, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दें 10,000 से, प्रॉफिट कैपिटल आपका क्रेडिट होगा। पहले के अंदर भी दे रहा है, लेकिन ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रहा है। अप्रोप्रिएशन नॉर्मली अगर आप बनाते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर बनाते हैं, और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के अंदर भी एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। तो ये तो सोल ट्रेडर की बात कर रहा है, तो सोल ट्रेडर में जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर प्रॉफिट आएगा उसे इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस आएगा तो यही एंट्री जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर राइट चॉइस आपकी डी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट मंथ ऑफ ट्रेडिंग अ बिजनेस हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहले साल के अंदर बिजनेस की ये ट्रांजेक्शन थी। क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स दी हुई है, गुड्स रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, जिन कस्टमर को माल बेचा था उन्होंने माल वापस कर दिया $500 का। कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जो कस्टमर्स आपके थे उनसे आपके पास पैसा उन्होंने आपको पेमेंट कर दी जिनको माल बेचा था। एंड कैश डिस्काउंट अलाउड, और कुछ डिस्काउंट जो है आपने अपने कस्टमर्स को, क्योंकि उन्होंने टाइम के ऊपर पेमेंट करी या जो भी आपने टर्म्स रखी थी, पेमेंट आ गई तो आपने उन्हें डिस्काउंट दिया। हाउ मच डिड द क्रेडिट कस्टमर ओ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ एंड के ऊपर ये जो क्रेडिट कस्टमर है इनको कितनी पेमेंट करनी है आपको। तो देखिए क्रेडिट सेल्स है 16,000 की, कैश सेल्स को तो आप टिक कर दें क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। तो कैश पे आपने माल बेचा है तो ये हट जाएगा यहाँ से। 16,000 का माल आपने बेचा था, $500 जो है उसका माल वापस आ गया, तो $15,500 आपके बाकी बचे। सिंपल है, बड़ी सिंपल सी बात है। अपने 16,000 का माल बेचा, $500 का माल वापस आ गया, तो जब वापस आया तो आप माइनस कर दें। $14,100 की उन्होंने पेमेंट भी कर दी आपको, तो इसको भी माइनस कर दें। 15,500 में से 14,100 को माइनस किया तो 1,400 आ गया। आपने डिस्काउंट भी दे दिया, जब डिस्काउंट दिया तो ये पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे, इसको भी माइनस कर दें, -650, तो 750 आपके पास बचता है। तो ये $750 देखें चॉइस ए के अंदर दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वी कैन सेफली से कि $750 कस्टमर्स को पे करना है मंथ एंड के ऊपर। बड़े सिंपल है, लॉजिकल सिंपल आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग रख के समझें
कि आपका बिजनेस है, आपने 16,000 का माल बेचा किसी को, उसने $500 का माल वापस कर दिया, तो ये पैसा नहीं मिलेगा, आपने माइनस कर दिया, $15,500 आ गए। उसने पैसा भी आपको $14,100 की पेमेंट कर दी तो ये भी माइनस कर दें। उसके बाद आपने डिस्काउंट दिया, उसको माइनस कर दें, तो आपके पास $750 बचता है जो कस्टमर को पे करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। द फॉलोइंग रेंट अकाउंट अपीयर्ड इन डिक्सन्स लेजर, कि डिक्सन्स के लेजर के अंदर ये बैलेंस है। जैन फर्स्ट को अगर आप देखें तो बैलेंस $1,000 का डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस का मकसद ये है कि हमने पेमेंट एडवांस की हुई है। फिर हमने डेबिट डेबिट करा। डेबिट का मकसद ये हुआ रेंट के, फिर हमने पेमेंट कर दी। मई की 27 को पेमेंट करी और अक्टूबर की 26 को ये पेमेंट करते हुए आ रहे हैं, तो ये रनिंग बैलेंस ऑफ लेजर कहलाता है। देखें प्लस हो रहा है, 1000 में 3000 प्लस करे 4000 हो गए, 4000 में 3000 पेमेंट करे 7000, 7000 में 3200 प्लस करे तो ये $10,200 का एडवांस पेमेंट हम देते हुए आ रहे हैं। इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो रेंट का अकाउंट है वो $12,600 से क्रेडिट हुआ। जब क्रेडिट हुआ तो पता चला जो हम पेमेंट कर चुके हैं वो पेमेंट कम थी और एक्सपेंस ज़्यादा बनता है, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया। क्रेडिट का बैलेंस का मकसद है कि ये रेंट का वो अमाउंट है जो ईयर एंड के ऊपर हमें अपने टेनेंट को, बल्कि अपने जो लैंडलॉर्ड है उसको पे करना है। तो स्टार्ट हुआ था डेबिट बैलेंस से, एंड हुआ क्रेडिट बैलेंस के ऊपर। अब हम आए तो देखें पूछता क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिक्सन ऑलवेज पेज इज रेंट इन एडवांस, के डिक्सन हमेशा रेंट इन एडवांस पे करता है। देखें अक्टूबर तक तो ये बात बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन ईयर एंड के ऊपर आके थोड़ा सा मसला है, क्योंकि यहाँ क्रेडिट बैलेंस का मकसद ये है कि ये एडवांस पेमेंट हमेशा नहीं करता। अगर ये हमेशा एडवांस पेमेंट करता तो ये क्रेडिट बैलेंस नहीं आता, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डिक्सन ऑलवेज पेज हिज रेंट इन एरियर्स, के डिक्सन हमेशा, एरियर्स का मकसद ये है कि हमेशा जब ड्यू हो जाता है जब पेमेंट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें साल के जो अक्टूबर तक, जैन से लेके अक्टूबर तक कोई क्रेडिट बैलेंस नहीं आया, तो इसका मकसद है कि ये इन एरियर्स के अंदर पेमेंट नहीं कर रहा है। डिक्सन बोथ पेज एंड रिसीव रेंट, के वो पे भी करता है रिसीव भी करता है, तो रिसीव वाला तो आपको कुछ भी नहीं मिला है, तो सब पेमेंट ही पेमेंट आ रही है और बाकी इनकम स्टेटमेंट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। डिक्सन समटाइम्स पेज इज रेंट इन एरियर्स, के डिक्सन जो है समटाइम्स बाज़ औक़ात रेंट जो है वो एरियर में पे करता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ईयर एंड का जो क्रेडिट बैलेंस है वो शो करता है कि समटाइम्स ये एरियर्स का मकसद है ड्यू हो चुका होता है और उसके बाद पेमेंट करता है। कि तो क्वेश्चन नंबर 10 की जो राइट चॉइस है वो आपकी डी चॉइस है और लॉजिक मैंने आपको पढ़कर बताई। क्वेश्चन नंबर 11 में आए, वाई डज ए बिजनेस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस, क्यों एक ट्रेडर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाता है। अगेन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन कि वो पूछता है ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाता है, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, कि जो लेजर के अंदर बैलेंसेस आ रहे होते हैं इसको हम ट्रायल बैलेंस में एक सर्टेन डेट के ऊपर लेकर आते हैं। और डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, के ये क्रेडिट डेबिट क्रेडिट इक्वल होने चाहिए, तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर आप देखें तो बी चॉइस आपकी जो है वो राइट चॉइस है। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये तो बैलेंसेस हम उसमें लिख रहे होते हैं। टू चेक द कैश एंड बैंक बैलेंस, सब चीज़ों के लेजर के बैलेंस आते हैं, ये भी इनकरेक्ट है। टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेजर ट्रायल बैलेंस में रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस भी आते हैं, सिर्फ एसेट्स एंड इक्विटीज़ नहीं आती। तो ये 3 इनकरेक्ट हो गए, बी चॉइस आपकी राइट है 11 में। हम 12 के अंदर आते हैं। वैन रेंट्स प्रेमिसेस, वेंट जो है वो रेंट्स उसने प्रेमिसेस ली हुई है। द मंथली रेंट इज़ $400, उसका जो रेंट है वो $400 पर मंथ का रेंट बनता है। मंथली रेंट है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4800 बनता है, ये इसका पर एनम। एक साल का किराया जो इसका बनता है प्रेमिसेस का वो $4800 बनता है। ऑन 1 अप्रैल 2012 वैन हैड प्रीपेड 1 मंथ रेंट के, अगर अप्रैल 1 को 1 महीने का रेंट इसने एडवांस पे किया हुआ था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ही पेड टोटल रेंट टोटलिंग $3200, उसने रेंट के $3200 पे करे, तो $3200 ये पे करे और उसके बाद 1 महीने का किराया 400 इसने एडवांस पे किया हुआ था। टोटल पेमेंट अगर हम देखें तो $3600 की बनती है। पूछता क्या है, विच एंट्री वुड वैन मेक एट द एंड ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर ऑन 31 मार्च 2013, क्या एंट्री वो पास करेगा। तो देखिए याद रखें कि ये तो इन्होंने पेमेंट कम करी है, एक्चुअली पूरे साल का किराया 4800 बनता है।
तो पूरे साल का जो किराया 4,800 बनता है, एक्चुअली वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। एक्रूवल प्रिंसिपल के तहत 3,600 ये बनते हैं इसके 4,800 में से। तो ये $1,200 जो है वो एक्चुअली इसका अभी पेएबल है और ये बाद में पे करेगा। लेकिन हम ये हमसे वो ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एंट्री क्या होगी। तो देखें, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करके रेंट अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है। याद रखिएगा कि जो पूरे साल का किराया है उसको आप लिखें और वो 4,800 बनता है। तो ये जो रेंट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट 4,800 से, बाकी कोई भी अमाउंट जो है वो नहीं आएगी। और उसकी रीज़न क्या है, ये 3,600 भी नहीं आएगा, उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। एक्चुअली जो पूरे साल का किराया है वो 4,800 है, इनकम स्टेटमेंट में वही अपीयर होगा, बाकी जो है वो पेबल में चला जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम जो पे नहीं करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एक्सपेंस के अंदर। पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करेंगे, एक्सपेंस उस साल का पूरा रिकॉर्ड करेंगे। और उसने हमें शुरू में बताया है कि मंथली रेंट जो है $400 का है और फाइनेंशियल ईयर कहता है 1 साल का किराया। तो 1 साल के अंदर क्या रिकॉर्डिंग होगी, तो मेरे भाई 1 साल के अंदर 12 महीने का किराया रिकॉर्ड होगा और वो $4,800 बनता है। बाकी जो है $1,200 ये फिर पेएबल के अंदर अपीयर हो रहा होगा। एंट्री यही पास होगी, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और रेंट अकाउंट क्रेडिट $4,800 से। तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो राइट चॉइस है हमारी वो फिर डी चॉइस बनती है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ड्यूरिंग द ईयर CN लिमिटेड रोट ऑफ एन अनपेड इनवाइस। रोट ऑफ एन अनपेड इनवाइस की एक इनवाइस ऐसी थी जो माल हमने बेचा था वो अनपेड थी, उसको हमने रोट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। कस्टमर की जब राइट ऑफ की एंट्री पास करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट, और कस्टमर्स को क्रेडिट कर देते हैं। कस्टमर को क्यों क्रेडिट कर देते हैं कि ये तो राइट ऑफ की एंट्री हम पास करते हैं, और जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब एंट्री हम लेकर जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब एंट्री लेकर जाएंगे तो इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और ये इररिकवरेबल डेट्स को यहाँ पर क्लोज कर देंगे ले जाके। तो राइट ऑफ की एंट्री तो हम ये पास करते हैं इररिकवरेबल डेट्स, और ईयर एंड के ऊपर जो एंट्री पास करते हैं वो इस एक्सपेंस को हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो कर रहे होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करते हैं और ये जो इररिकवरेबल डेट्स, जो बैड डेट्स पुरानी टर्म है, अब तो इररिकवरेबल डेट्स यूज़ करते हैं, उसको क्रेडिट कर देते हैं। पूछता क्या है, विच एंट्रीज शुड CN लिमिटेड मेक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हियर इज़ अ ट्रिकी पॉइंट कि वो पूछता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप क्या एंट्री पास करेंगे। अगर वो इस राइट ऑफ की एंट्री पूछता हमसे तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, बैड डेट्स डेबिट और कस्टमर क्रेडिट। जो मैंने आपको बताया इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। लेकिन वो आपसे राइट ऑफ की एंट्री नहीं पूछ रहा है, वो पूछता है कि ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंट्री क्या होगी। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंट्री क्या पास होगी, इनकम स्टेटमेंट को डेबिट करेंगे और बैड डेट्स को या इररिकवरेबल डेट्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये बैड डेट्स या इररिकवरेबल डेट्स इनकम स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ईयर एंड के ऊपर। तो एंट्री याद रखिएगा, अगर वो ईयर एंड का पूछता है तो क्या एंट्री पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और इररिकवरेबल डेट्स क्रेडिट। और अगर वो राइट ऑफ की एंट्री पूछता तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स डेबिट और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करते। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर क्योंकि ईयर एंड पे पूछा है फाइनेंशियल ईयर के, तो फिर एंट्री डी चॉइस जो है वो हमारी राइट चॉइस है। 13 की डी चॉइस हो गई। 14 में आते हैं, विच इज़ अ कैपिटल रिसीट फॉर सुसान हु ओन्स अ शू शॉप। कि एक शू शॉप है उसकी और उसका वो कैपिटल रिसीट की बात करता है। कैपिटल रिसीट क्या होती है कि जब भी नॉन करंट एसेट्स, जितने भी ये शूज़ बेचेगा वो तो इसकी सेल्स कहलाएगी। शू की जितनी भी फ़रोख्त है वो सारी क्या कहलाएगी, सेल्स कहलाएगी, क्योंकि शू का बिज़नेस है। माल शूज़ जो है वो ख़रीदेगा तो परचेजेस रिकॉर्ड होगी और बेचेगा तो सेल्स रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा जो नॉन करंट एसेट्स टाइप की चीज़ें अगर ये किसने बेची हैं तो फिर वो कैपिटल रिसीट के अंदर आएगा। तो परचेज ऑफ शूज़ बाय चेक, शूज़ जब ये ख़रीदेगा तो मैंने एंट्री बताई कि क्योंकि इसका बिज़नेस ही शूज़ का है तो परचेजेस डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो ये कैपिटल रिसीट नहीं है। परचेज ऑफ शॉप फिटिंग बाय चेक, शॉप फिटिंग जो है बाय चेक आपने शॉप फिटिंग ऑल दो फिक्स एसेट्स के अंदर आती है, लेकिन ये कैपिटल रिसीट नहीं है, कैपिटल पेमेंट है, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सेल ऑफ ओल्ड शॉप फिटिंग फॉर कैश। अब ये जो है सेल ऑफ ओल्ड शॉप फिटिंग, पुरानी शॉप फिटिंग आपने बेची है, नॉन करंट को बेच के जो पैसा आएगा
वो मैं आपको समझा के आ रहा हूँ कि वो कैपिटल रिसीट कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की जो राइट चॉइस है वो सी है। डी में तो कहता है सेल ऑफ शूज़ फॉर कैश, तो शूज़ अगर बेचे तो वो सेल्स में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो कैपिटल रिसीट है वो शॉप फिटिंग नॉन करंट एसेट्स को बेच के जो पैसा आया वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। अगर इसी सवाल को मैं पलट दूँ कि कैपिटल पेमेंट बताएं आप, तो कैपिटल पेमेंट का फिर बी चॉइस जो है वो सही हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा आपने पे किया है और कैपिटल पेमेंट है कि आप कर रहे हैं। तो रिसीट की मद के अंदर सी चॉइस हमारी राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड इन एरर एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट कर लिया। से फॉर एग्जांपल फर्नीचर आपने ख़रीदा था, तो फर्नीचर रिपेयर जो है उसको आपने डेबिट कर दिया। तो फर्नीचर रिपेयर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और फर्नीचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो विच इफेक्ट व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव, इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसके इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा कि द बैलेंस शीट विल नॉट बैलेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट तो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस की जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह अपने फर्नीचर रिपेयर को रिकॉर्ड करा तो बिल्कुल रिकॉर्ड हो जाएगी। डेबिट तो आपने करा है ना, डेबिट क्रेडिट अगर इक्वल हैं तो फर्नीचर की जगह फर्नीचर रिपेयर इनकम स्टेटमेंट में ले जाएंगे, वहाँ से इनकम आएगी, तो बैलेंस टाई बैक होगा। लेकिन द एक्सपेंस विल बी ओवर स्टेटेड, ये बात बिल्कुल सही है कि एक्सपेंस ओवर स्टेटेड हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ना फर्नीचर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि फर्नीचर ख़रीदा था, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने फर्नीचर रिपेयर में रिकॉर्ड करा, एक एक्सपेंस जो था ही नहीं। जब आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट में भी उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका एक्सपेंस क्या होगा, ओवर स्टेट हो जाएगा। तो बी चॉइस जो है अपेरेंटली सही है। हम डी और सी और डी भी पढ़ देते हैं। द एक्सपेंस विल बी अंडर स्टेटेड, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फर्नीचर रिपेयर था ही नहीं, आपने रिकॉर्ड कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस रिकॉर्ड करा तो ओवर स्टेटेड सही था, ये गलत है। द ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बैलेंस होगा, बिल्कुल बैलेंस होगा, डेबिट क्रेडिट तो आपने किया है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बी चॉइस हमारी राइट चॉइस होती है। हम इसको यहीं रोकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हो सकता है इसमें से कोई सवाल एग्ज़ाम के अंदर भी आ जाए। और कीप प्रैक्टिसिंग, आप प्रैक्टिस करते रहें और हैव फैथ इन अलमाइटी अल्लाह के, इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग ए प्लस। और विद कॉन्फिडेंस आप जाएं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी के दूसरे लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।